अरे रौनक, अगले सप्ताह हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम कब लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गया है। रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह का ही है। उस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आऊँगा। रौनक को ऐसे बोलने पर गुस्से से विवेक का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मा देव भी उनके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल तो आप तनिषा को पूछो, वह यही रहने वाली है ना, और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। विवेक ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। रौनक का यह हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा भाई होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी मानी नहीं। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसे की मदद उसने विवेक को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे अजनबी इंसान की तरफ हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को तनिषा के पास रखने के लिए कहा था, पर तनिषा के बारे में विवेक संकोच कर रहा था। तनिषा उसकी छोटी बहन थी, 1 नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट लेती थी। परिस्थिति अच्छे होते हुए भी पति को बिजनेस को चाहिए ऐसे बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख ले लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं इसलिए विवेक भी कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी कल्पना यह सब देख रही थी। उसकी खुसुर फुसुर चल रही थी। विवेक उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे तनिषा को भाई पापा भाभी से इंटरेस्ट खत्म होने लगा। उसने ना चाहते हुए भी तनिषा को फ़ोन किया। तनिषा, हम यूरोप टूर पे जा रहे हैं, 15 दिन के लिए पापा को लेकर आऊँ क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ कि पापा की तरफ? लेकिन तनिषा, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूं डॉक्टर को? तुम बड़े बेटे हो, तुम ही संभालो पापा को, मेरे से नहीं हो पाएगा। विवेक को बार बार बोलने पर तनिषा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम करो, उनको 15 दिनों के लिए वृद्धा आश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने आज यह बात कही, पर आगे से इस तरह का बात मत करना मेरे सामने। हम 3 भाई बहन के होते हुए भी पापा को वृद्धाश्रम भेजूं? तुम्हारे मन में यह ख्याल आया भी कैसे? देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद विवेक से कल्पना ने पूछा, हम लोग पापा को कहाँ भेजेंगे? हमने क्या ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? 15 दिन भी या दोनों में से कोई भी पापा को नहीं रख सकते हैं? इन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा होने के कारण विवेक ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। कोई एक तो घर पे चाहिए था। इस पर छोटा भाई रौनक पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार दोनों और बच्चों के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे दिए गए थे और आज अचानक रौनक ने मना कर दिया। यह सुनकर कल्पना रोने लगी। विवेक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम भी कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी। वह विवेक को बोला, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूँगा मैं अकेले, जाओ तुम सब। ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा?
आपको एक अटैक आ चुका है, आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, कैसे छोड़े आपको अकेले यहाँ पर। विवेक सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए भी 3 दिन बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। विवेक को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रख कर देखा। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके कल्पना और बच्चों को टूर को भेज देने के उसने सही विकल्प लगा। कल्पना का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और कल्पना को फ़ोन करके सूचना दी। वह तो रोने लगी, पर उसे समझाने के बजाय फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर नरेश ने उसे पूछा। फिर विवेक ने सब बातें उसे बताई। वह सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब, फिर तुम क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? साहब, मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना। पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का, खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना। उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। देखो, वह कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विवेक को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को भी पूछते हैं। वह रेडी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। वह बोले, नरेश के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नरेश ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया। बोलना ख़त्म होने पर वह खुशी से बोला, सब तैयार है। मेरे पिताजी को तो बहुत खुश हैं। टूर के दिन नरेश पहले बड़े साहब को लेकर अपने घर गया, बाद में उसने विवेक और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ाया। घर जाते वक्त उसने विवेक को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विवेक पापा को फ़ोन करके हाल पूछता था। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। 16वें दिन नरेश उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। विवेक ने पापा की पूछताछ की। मज़े में है बड़े साहब, बहुत धमाल की है दोनों बूढ़ों ने, नरेश बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह ज्येष्ठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर उनको अस्पताल लेकर गया, अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद लेकर आना पापा को घर पर, एक दिन रहने दो ना साहब, उनको बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गया है। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी, इतने दिन तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों करते हो साहब, हमारे घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजे? और यह मैंने संभाला, ऐसे बोलो मत, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बड़े साहब ही अच्छे से रहे हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसे बोलकर विवेक ने उसे हाँ कहा। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए। वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवेल, टोपी। वह देखकर विवेक बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी नरेश? नहीं, कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में कल्पना ने विवेक को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार रुपया उसे दे दो। विराट को वो सही लगा। नरेश के घर जाकर उसने 10 हज़ार उसके हाथों में दिए। नरेश ने उसकी तरफ आश्चर्य में देखा और फिर वह 10 हज़ार उसके जेब में रख दिए और बोला, यह क्या है साहब? अरे पिता को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा प्रसंग आया तो बड़े साहब को बिंदास मेरे पास भेजना। विवेक का मन भर आया, उसने नरेश को गले लगा लिया। 3-4 दिन बाद रौनक और तनिषा का फ़ोन आया। टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था, ऐसे पूछ रहे थे दोनों।
विवेक के मुंह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला, जिसने पापा का ख्याल रखा। तुम लोग तो केवल नाम के भाई बहन हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।